3 भी है, हाँ 3 भी है भाई, 0 मतलब 0 से कम, 5 मुख्य 3, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये अगर बढ़ा दे तो आप लोग ध्यान रखिए कि 0 नहीं है, 0 टॉपिक नहीं होती है। ठीक है ना, तो कितनी तरह अभी 5, 3, 5, 12, 18 और 28। उसका क्या नारा था? इसका कोई थीम किनारा था? हाँ? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक बाजार और एक क्या? एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ठीक है, एक राष्ट्र। और उसके बाद से देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरुआत की जाती है तो पहले अलग अलग नामों से किया जाता है, लेकिन अब उसको क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण से, है ना। कहीं भी देख लीजिए तो उसको राष्ट्र शब्द जरूर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जैसे शिक्षा, नई शिक्षा नीति, उसका कैसे नामकरण किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय पहले, इससे पहले किसी भी वर्षों में सुधार में नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि राष्ट्र को लोग ध्यान नहीं देते थे। इसलिए राष्ट्र की भावना प्रत्येक व्यक्ति में पैदा हो सके, इसलिए राष्ट्रीय का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। अच्छा, राजकोषीय नीति का लक्ष्य क्या है? एफडी फिजिकल डेफिसिट सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके लक्ष्य क्या होते हैं? इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? नहीं, लिख लीजिए। पहला, साम्य। दूसरा, स्थिरता। तीसरा, समृद्धि। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये साम्य का क्या मतलब है? किसमें? आय व्यय के साथ साथ आपके जो आबादी है उसमें क्या रोजगार का सृजन हो सके, रोजगार में भी अनबैलेंस न बना रहे। ठीक है, इन सब के बावजूद प्रोडक्शन में भी और आय के स्तर, मतलब उत्पादन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, इन तीनों में साम्य बना रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्थिरता क्या है कि आपके जो प्रोडक्शन लेवल है वो किसी भी स्तर में कम ना हो, एक कंटिन्यू विकास की दर से बढ़े। ठीक है ना। इसके साथ साथ तब आपकी समृद्धि आती है। समृद्धि यानी जीडीपी। जीडीपी की समृद्धि दर कंटिन्यू बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हमेशा कितने में चाहिए? 2.5 अंकों में चाहिए। लेकिन हमारे कई कारणों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कम हो रही है। एक तो कोविड की वजह से, और दूसरे कृषि क्षेत्रों की वजह से, और पूंजी के अभाव की वजह से, टेक्निक के अभाव से, है ना। इन कई कारणों, फैक्टरों की वजह से हमारे उत्पादन में कमी हुई है। जीडीपी में वृद्धि दर कम रही है, लेकिन वर्तमान में बढ़ने की उम्मीद की गई है। ठीक है। एक कागजी कर कहा जाता है। किसे कहा जाता है बता सकते हो? कागजी कर। कागजी कर अगर याद है तो क्या, इसका क्या अभिप्राय है?
ऐसे कर जो लगभग समाप्त हो चुके हैं लगाए जाते हैं, लेकिन उनका राजस्व संग्रह में बहुत भूमिका नहीं तो बहुत ही नगण्य भूमिका होती है। इसलिए इनको कागजी कर केवल हम दर्शाते भर हैं, लगभग वो समाप्त हो चुके हैं। जैसे लिख लीजिए, संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति शुल्क, संपत्ति शुल्क, ये तीनों कर क्या है इस वर्तमान समय में है या खत्म कर दिए गए हैं? है, लेकिन नगण्य, बिल्कुल नगण्य के बराबर है, लगभग समाप्त ही कर दिए गए हैं। ठीक है ना, समाप्त कर दिए गए हैं। इनसे कोई हमको राजस्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए इनको हम कागजी कर भी कहते हैं। ठीक है, संपत्ति कर और संपत्ति शुल्क दोनों में डिफरेंट है। शुल्क मतलब क्या होता है? शुल्क और कर, जब आप कोई चीज देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं तो वो शुल्क होता है। और टैक्स बिना कुछ दिए ही आपको जबरदस्ती लिया जाता है। ठीक है ना, टैक्स ये है कि अगर ये पेन आपको लेना है तो आपको कोई सुविधा दी जाए या न दी जाए, आपसे टैक्स मुझे वसूलना है। और शुल्क, हम शिक्षा शुल्क तभी लेंगे जब उस चीज़ का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, शिक्षा आप जाएंगे तो शिक्षा शुल्क हम लेंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ ना? शिक्षा शुल्क और कर में डिफरेंट है। हाँ, अब बिल्कुल नगण्य लगते हैं, लेकिन बिल्कुल नगण्य है, 0.11 के बराबर है। ठीक है ना, हम 0.5 के बराबर हैं, 0.5 के बराबर है। तो इसका हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है, इसलिए इनको कागजी कर कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ, संपत्ति कर में आते हैं। अब वर्तमान बढ़ाया गया, पहले बिल्कुल कम था और उतना नहीं होता है जिससे आ सके। हाँ, लेकिन उसका योगदान जीडीपी में नहीं है, बहुत कम है। बता तो रहे कि है, लगभग है, लेकिन उसका अंश बहुत कम है, इसलिए कागजी कहा जा रहा है। ठीक है ना, इतना समझिए। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं? प्रत्यक्ष कर में बताओ कौन कौन है? आयकर और निगम कर। आयकर, निगम कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद शुल्क या उत्पाद कर। उत्पाद शुल्क अलग है, उत्पाद कर अलग है, दोनों चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। बार बार एक ही वर्ड का ये शुल्क कर और शुल्क मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके डिप्ले हम क्या बोलते हैं, आपका जीएस क्लास है, नहीं तो उसको डिप में ज़्यादा बताते भी समय से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उत्पाद कर और सीमा शुल्क, इसके अलावा सेवा कर। ठीक है, मुख्य यही टैक्स है, बाकी और दंड है, तमाम तरह सब शुल्क में आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। देख, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर पूंजीगत व्यय में हमको नहीं समझ में आता, पूंजीगत व्यय में क्या क्या था? पूंजीगत व्यय से क्या मतलब है?
अक्सर हमने लिखाया है आपको, लिख लो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत, एक लाइन में लिख ली आपने, लिख रहा बेटा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, शेयरों में निवेश, राज्यों का ऋण, राज्यों को ऋण एवं अग्रिम, राज्यों को ऋण एवं अग्रिम तो हम क्या करते हैं, पूंजीगत व्यय। क्या क्या है इसमें, हाँ 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 हाँ, और इसके साथ साथ ठीक है ना, ये पूंजीगत व्यय में आते हैं। अग्रिम, यूपी सरकार ने कहा कि हमें बच्चों को शिक्षा नीति देने के लिए टैबलेट्स मुझे बांटने हैं और उसके साथ मेरे पास बजट नहीं है, तो केंद्र सरकार से क्या करते हैं कि ई विद्या के तहत ई कार्यक्रम में हमारे पास वर्तमान नहीं है, हमको अग्रिम दे दीजिए आप, यानी एडवांस, अग्रिम का मतलब एडवांस में लेना सेंट्रल से। क्या है, अच्छा ठीक है ना, जो चिन्ह समझ में आया तो उसको पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा 2021-22 में विकास दर कितना था, 9.2 कितना था, 9.2%, ठीक है। हाँ क्या चीज, जीडीपी वृद्धि दर, ठीक क्लियर है ना, अक्सर ये पूछता है वृद्धि दर कितना था, अगर कहा जाए कि भारत की विकास दर कितना था तब भी आप यही कहेंगे, वृद्धि दर पूछा जाएगा तब भी आप यही कहेंगे, जीडीपी वृद्धि दर कहा जाएगा तब भी आपका एक ही क्वेश्चन होगा 9.2%, कब में 2021 और 22 9.2%, 9.5% नहीं, ठीक है ना, आर्थिक सर्वे का डाटा देख लीजिएगा 9.2%, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म। अब देखिए आप वर्ष 2022-23 में एफडी कितना था, 22 क्लियर आ रहा है, ये 6.9 था, अब वर्तमान में 6.4 है, ठीक है, हर राजस्व घाटा, ठीक है, ये एफडी माने राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा नहीं बल्कि फिजिकल डिफिसिट, एफडी का मतलब क्या, इसको लिख लो, राजकोषीय घाटा, ठीक है, एफडी का मतलब राजकोषीय घाटा, आरडी का मतलब राजस्व घाटा, आरडी यानी राजस्व घाटा कितना था, 4.7 2021 में, 21-22 में, और 22-23 में 3.8%, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डिफिसिट
3.7, 2.6 है क्या चीज? प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा। इसको लिख लीजिए राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ये आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये आपको जबानी अब याद होना चाहिए। कितना? 6.4%, 3.8% और 2.6%। ठीक है। एक चीज अभी मैंने आपको नया शब्द बताया था, प्रभावी राजस्व घाटा। वो कितना था? ये नहीं बताया, लिख लीजिए। इफेक्ट, प्रभावी को बोलते हैं इफेक्टिव राजस्व घाटा, ये डिफिसिट। ये है 3.7। ये इसका ये 3.3 था और ये 2.8 था और ये था 3.7 और 2.6। आगे से ठीक है ना। प्राथमिक घाटा को हम वो घाटा बोल देते हैं। इफेक्टिव प्राथमिक घाटे को, राजस्व घाटे को प्रभावी राजस्व घाटा कितना है आपका? 2021-22 में 3.7 था और 22-23 में 2.6 था और प्राथमिक घाटा कितना था? 3.3 और 2.8। ये आप देख लीजिए कि ये जो कर्व बता रहा है 23-22, इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो और भी हमें प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी घाटों में हमें वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में चली गई थी। ठीक है, कोविड के कारण ये हमारे राजकोषीय घाटे वृद्धि हुई हैं। राजकोषीय घाटा हमारा 6.10, इसमें हम थोड़ा सा बता दें कि हमारा राजकोषीय घाटा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना, लेकिन उसको इससे अगर पहले जाए तो और भी 9% के बराबर था। कितना था? 9% के बराबर आ गया था। यानी घाटा हमारा बहुत बढ़ता जा रहा था और हमारे पास आज के स्रोत बिल्कुल कम थे। तो इसके साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग होता है ना, क्यों है? वित्त आयोग क्यों गठित किया जाता है? इसलिए गठित किया जाता है कि जो केंद्र अंश का अंश है, जो राज्यों का अंश है, केंद्रों के द्वारा राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। इसलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि हमारा सेंट्रल का राजकोषीय घाटा 6.4 होने का अनुमान है। इससे पहले 6.9 यानी 7% था और इसको और भी कम करना है। इसको हमें 3 से 3.5 के प्रतिशत पर लाना है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि राज्यों को राजकोषीय घाटा 4% से अधिक नहीं जाने देना है। सभी केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? 4%। कितना होना चाहिए? 4%। सभी को लेकर के इससे ज़्यादा वो व्यय न करें, यानी वो व्यय तो करें घाटे में, लेकिन 4% से ज़्यादा नहीं करें। ठीक है, क्लियर है? उसको मिटा दो। अब देखिए आय के स्रोत। आय के स्रोत 2022-23। पहला लिखिए, सबसे ज्यादा केंद्र सरकार
3.945 आय रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया था, इसका स्रोत तो होना चाहिए। पहला लिखिए फटाफट, क्योंकि थोड़ा मैं आपको लिखा भी दूँ क्योंकि आंकड़े देने होते हैं और आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल रट डालिएगा। इसमें कुछ आंकड़े ऐसे ही हैं और बहुत ज़्यादा आंकड़े भी नहीं देंगे। देखिए पहला, उधार और अन्य देयताएं। उधार और अन्य देयताएं 35%। 35% वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर कितना है? 16%। निगम कर, निगम कर 15%। आयकर 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 0.7%। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क 5%। कर भिन्न राजस्व, कर भिन्न राजस्व 5%। और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां पूंजी प्राप्तियां कितने परसेंट हो गए पूरे? जोड़िए फटाफट, 100 हो गए ना? ठीक है। आय के स्रोत इतने जगहों से भारत सरकार को आय को प्राप्त होता है। इसमें से अगर किसी को न समझ में आया हो, ये आंकड़ा अभी कभी याद हो पाता है, कभी नहीं याद हो पाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये पूरे आंकड़े पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन का तरीका कैसे होता है कि भारत सरकार को आय को प्राप्त होने वाले स्रोतों का मैच कराइए। उसमें ये 4 दे देंगे आपको, या ये 4 दे देंगे, ठीक है। अगर ये आंकड़ा दे दिया तो भी सही है, कभी कभी आंकड़े दे देते हैं, कभी कभी ये क्यों कर टैक्स देते हैं। इसमें से आपको क्रम लगाना होता है। इसमें क्या होता है, आपको क्रम लगाता है। पहले पर कौन है? उधार और अन्य देयताएं, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आय कर, उत्पाद शुल्क। ये 4 आपको महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं क्रम से। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वस्तु सेवा कर, निगम कर, आय कर और उत्पाद शुल्क, उसके बाद सीमा शुल्क। ये 6 सीरीज आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमें आय के स्रोत क्या क्या है। एग्जाम में आईएएस में तो अक्सर, किसी में भी अक्सर पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद व्यय के घटक लिखेंगे। समझ में आए सबको? व्यय के घटक, व्यय के घटक पहला लिख लीजिए। ब्याज अदायगी,
ब्याज अदायगी 20%। दूसरा, कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, लिख लीजिए, कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%। कितना है? 17%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15%। चौथा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%। कितना है? 10%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, पांचवा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, योजनाएं 9%। अन्य व्यय 9%। आर्थिक सहायता 9%। आर्थिक सहायता 8%। रक्षा 8%। इसके साथ है पेंशन 4%। कितना हो जाएंगे? 100। क्लियर है? इसमें से कुछ कोई दिक्कत? इससे कोई दिक्कत इसमें? व्यय, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं व्यय। यानी जो भारत सरकार आय प्राप्त करती है वो किन किन क्षेत्रों पर व्यय करती है। तो सबसे ज्यादा किस पर व्यय करती है सरकार? ब्याज अदायगी। यानी जितने ऋण लिए हैं गवर्नमेंट ने, किसे आम जनता से, आरबीआई से और फॉरेन से, उसके सबके ब्याज के भुगतान में सबसे ज्यादा खर्च भारत सरकार का आय हो रहा है। यानी हमारा देश इतना क्या हो गया है? कर्जखोर या रीति हो गया है ना? इतना कर्ज है। अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है, तो लगभग 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति पर कर्ज है। उसको चुकाना चाहिए किसको? नेशन को। ठीक है ना? अब लिख लीजिए, सकल का राजस्व हाँ हाँ, उधार और अन्य देयताओं में आपके जो स्रोत होते हैं सरकार को जो प्राप्त होती है वो 35%। सरकार किस मैंने उधार जो लेती है किससे लेती है? आम जनता से, स्टेट से नहीं लेती है, आम जनता से लेती है, तो सीधे सीधे पब्लिक से लेती है। और उसके बाद किससे लेगी? आरबीआई से लेगी, जैसे नैतिक प्रबंधन कहा जाएगा। इसके अलावा कहाँ से लेगी? विश्व बैंक से, IMF से और ADB, या फिर उसके बाद किसी देश के पर्सनल जैसे अमेरिका से, ठीक है ना, वो संस्था से तो लेते ही लेते हैं। इसके अलावा हम जापान से भी ऋण लेते हैं, अमेरिका से भी लेते हैं, कनाडा से भी लेते हैं,
ब्रिटेन से भी लेते हैं। तो वो हम कर्ज लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं? दो प्रकार से लेते हैं, एक तो इक्विटी में लेते हैं, एक तो पोर्टफोलियो में लेते हैं। किसमें लेते हैं? इक्विटी और पोर्टफोलियो में। और उसके साथ साथ किसमें हम ले लेते हैं? कैश में। कैश मैंने कागजी कैश में, कि अगर जैसे मुझे कोई वस्तु खरीदनी है लेकिन हमको ब्रिटेन से खरीदना है, हमारे पास पाउंड स्टर्लिंग नहीं है, तो हम उससे ही उधार ले लेंगे, फिर उसको चुकता कर देंगे। और हम किसके माध्यम से भुगतान करेंगे? निर्यात के माध्यम से। ठीक है ना? क्लियर है इतना? सकल कर राजस्व, सकल कर राजस्व जीडीपी का कितना है? 10.7%। कितना है? 10.7%। कब है? 2022 और 23 में। ठीक है? अगर हम ये देखें कि ये जो एरिया है, इसमें प्रत्यक्ष का कितना है? डायरेक्ट टैक्स, उसका अंश कितना है? आप लोगों ने लिखा है ना इसको? लिखा कि नहीं लिखा है? मैंने लिखा है ना, ग्राफ करके लिखा दिया था। किसी को याद है? पिछले नोट से याद है? नहीं? डायरेक्ट टैक्स से कितना आपका कौन किया है? कितने %? अब इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन दे दो तो कौन सा भूल गया मैं। देखिए 51.49%। और इनडायरेक्ट टैक्स में, कितना है? 48.51%। ठीक है? अगर ये कहा जाए सिर्फ 3 कर राजस्व, कौन कौन से हैं? बोलिए। अभी हमने इशारा भी दे दिया था आप लोगों को, एग्जाम में पूछता है ये। सिर्फ 3 कर राजस्व सरकार की, क्रम से बताना है। ये तो पता है कि कौन कौन सा कर है, क्रम से कौन कौन किसमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम है, उससे कम किसमें। ये तो पता है कि आपके पिताजी की सैलरी इतनी है, लेकिन कहाँ कहाँ खर्च करते हैं आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? या पापा को सैलरी आती है तो कहाँ से आती है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, वस्तु में सेवा कर पहला है, वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा निगम कर। और तीसरा कितना कितना प्राप्त होता है? 78, 72 और 70। ये कितना? लाख करोड़ रुपया में प्राप्त होता है। ठीक है? जो पूरा टैक्स आपको प्राप्त होता है वो कितने % होता है? 27.58। ठीक है? सकल कर, ये क्या है आपका? सकल
कर है कितना 27.58%। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। 27.858 क्या है ये? सकल कर राजस्व किसका? जीडीपी का। आप कोई भी काम करते हैं तो किस पर करते हैं? जीडीपी पर करते हैं आप, ठीक है ना? और ये सकल कर राजस्व जो है ये किस पर आप सबसे ज्यादा व्यय करते हैं? पहला राज्यों को हस्तांतरण, पहला पॉइंट लिखिए, राज्यों को हस्तांतरण। हाँ 8.1 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय आपदा 6.4 लाख करोड़ रुपया। केंद्र की शुद्ध कर आय, केंद्र की शुद्ध कर आय कितना है? ये अक्सर पूछा जाता है। 19.35 लाख करोड़ रुपया, ठीक है? क्लियर है? इधर आ जाती है, दिखता है, दिख रहा है, ठीक है? आय इनकम टैक्स की स्लैब आप लोग जानते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब कितनी है? हाँ, इनकम टैक्स की आय कर की स्लैब कितनी है? सरकार आय लेती है ना, किस पर लेती है? इनकम पर लेती है। तो एक व्यक्ति की अगर 20 लाख है तो कितना टैक्स होगा उसका? 20 लाख है तो उसको कितना का % टैक्स देना होगा? हाँ? हाँ? और जिसकी 5 लाख है वो उसकी, और जिसकी 30 लाख है, चलिए फटाफट किया। आय कर स्लैब 2021-22 में था, वही 2022-23 में भी है। इस वित्तीय वर्ष में कोई परिवर्तन इनकम टैक्स कर स्लैब में नहीं किया गया है। आय कर स्लैब, आय कर स्लैब 2021-22 एवं 22-23 में दोनों सब में एक ही रहा है। इस वर्ष में बनाया गया था, लेकिन इस वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है ना? ध्यान लिख लीजिए। 2.5 लाख तक क्या है? 0 आय कर स्लैब प्रतिशत, ठीक है? हाँ हाँ, सालाना है ये, एनुअली होता है, मंथली नहीं है, ठीक है ना? अगर मंथली भी निकालेंगे तो मंथली भी आ जाएगा। जितनी आपकी इनकम होगी उसको पर मंथ आपको उतने % टैक्स कटौती होगी। जैसे एक व्यक्ति की इनकम सैलरी मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है, एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए करना पर एनुअल, तो महीने में कितना प्राप्त करेगा वो? लगभग 90,000 प्राप्त करेगा। तो 90,000 का वो पर मंथ कितना हो जाएगा टैक्स? अगर 10 लाख हो रहा है उसका, तो 10 लाख की स्लैब कहाँ आएगी? बोलिए 15%। तो अब 90
उसी हिसाब से जोड़िए कि 90,000 का 15% कितना हो गया, 13,500 रुपया, यानी उसको मिनिमम 10,000 रुपया उनको हर महीने इनकम टैक्स उनकी सैलरी से काटना ही काटना है। नियोक्ता DDO काटेगा ही काटेगा, तभी आपको सैलरी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो। ठीक है ना, हाँ लिखिए। उसके बाद दूसरा है 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख, 10%, 7.5 से 10 लाख, 15%, 10 से 12.5 लाख, 10 से 12.5 लाख कितना है, 20%, और 12.5 से 15 लाख, 25%, 15 लाख से ऊपर 'कितना है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, 30%, ठीक है। हाँ, अभी आप लोग को लगता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, जब जैसे सैलरी में आप प्रवेश करेंगे, चाहे प्राइमरी को जाए, चाहे आइस में जाए, चाहे पीसेस में जाए, चाहे टीचर में जाए, तुरंत ही स्लैब कटना शुरू हो जाता है। 2.5 लाख वाली हम बता रहे हैं आपको कितना हो गया। 80D में आप लोग को 80D नहीं 80C 1.5 लाख रुपए की छूट। ठीक है, इसके अलावा 80D आता है, 80D इसके द्वारा भी छूट मिलती है आपको, लेकिन सभी छूट आपको 1.5 लाख में ही मिलेगी, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा मिलता है क्या क्या, NPS। NPS का मतलब क्या होता है, क्या, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम, जो पहले पेंशन हुआ करते थे उसको छोड़ करके इस वाले जो पेंशन में है, यानी 2005 के बाद हैं, उनको शायद 50,000 रुपये की एक मुश्त साल में छूट मिल जाती है। उनको क्या मिलती है, 50,000 की एक मुश्त छूट मिल जाती है, इतनी आपको छूट दी जाती है। इन सब के बाद जितना आपकी टैक्सेबल इनकम होता है, जैसे 15% हो गया, इसके साथ साथ 4% आपको क्या लगता है, सेंस लगता है, सेंस लगता है। वो कैसा सेंस, एजुकेशन सेंस। एजुकेशन सेंस यानी आपने, आपकी इनकम 10 लाख है, 15% आपने टैक्स दिया, 1.5 लाख की कटौती कर लिया, इसके बाद जो टैक्स दिया उस पर फिर 4% का टैक्स लगेगा। और वो किस लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके देश के बच्चों के लिए, उनके लिए इनकम टैक्स। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन कंपनियां हैं, सैमसंग हो गई, LG हो गई, और ये सब कंपनियां क्या करती हैं, उनके ऊपर भी एजुकेशन टैक्स लगता है, सेंस लगा हुआ है। तो वो क्या करती हैं, अपने कुल आय का
अपने कुल आय का उनको 2% एजुकेशन सेस देना पड़ता है। कितना? 2%। जैसे 1 लाख करोड़ रुपया पाया, उसका 2% उनको एजुकेशन सेस देना है। या वो ये करें कि जैसे ये क्लास है, ये कॉलेज है, इस कॉलेज में वो स्मार्ट क्लास की सुविधाएं दे दें, नवोदय में दे दें, आपके एडेड में दे दें, गवर्नमेंट कॉलेज में अपने उतने राशि के बराबर अपने टेक्नोलॉजी का स्मार्ट क्लास दे दें, टेलीफोन दे दें, वो क्या बोलते हैं उसको, स्मार्टफोन दे दें, टैबलेट दे दें, या स्मार्ट क्लास इसके अलावा लैपटॉप दे दें, टैबलेट दे दें। इन सब के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कास्ट बांटेंगे। ठीक है ना? सब पर सब टैक्स देते हैं, सब कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, निगम कर देते हैं, सब पर लागू है। ठीक है ना? आप लोग को पता नहीं है, जैसे बहुत से ऐसे कंपनी, जैसे अभी यहाँ का दुरेडी का नवोदय विद्यालय है, वहाँ के स्मार्ट क्लास लगा, वो सैमसंग कंपनी ने दिया था 10 लाख का फ्री, और पूरा सेटअप तैयार करके चला करके दिया था कि आप चलाएंगे बच्चों को। वो हम आपकी बात कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, वो स्मार्ट क्लास के लिए पढ़ाया जाए। उसमें क्या होता है कि सब हमको इतना लिखने को तो आटा में पीपीटी के साथ पढ़ा देता है, फिर वीडियो भी चला के दिखा देता है, सब कुछ कर देता है, और फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट हम जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट क्लास थोड़ा सा बढ़िया होगा। ठीक है ना? ये सब चीज़ें आप ATC और ATD ये कर से छूट के लिए, जैसे आप किसी को कोई विकास पत्र आपने दे दिया, तो किसी चीज़ में निवेश कर दिया है ना, उसके लिए आपको छूट मिलती है। उसको क्या मिलती है? छूट मिलती है। जैसे आपके बच्चे की कोचिंग की फीस है, जैसे आप पढ़ रही हैं, तो आपके पिताजी आपकी कोचिंग की फीस को लगा करके टैक्स और छूट मिल सकती है। ठीक है? तो वो सब एक्टिव डी में आता है। ठीक है? सब्सिडी, ये क्लियर हो गया? तो कोई तो नहीं भूलेगा, उसको हमेशा अपने दिमाग में, माइंड में अपना ध्यान रखेगा। ठीक है ना? बजट का प्रमुख भाग शुरू है। सब्सिडी, सब्सिडी सरकार देती है ना? कितना सब्सिडी सरकार देती है? इस वर्ष कितना दी है सब्सिडी? हाँ बोलिए। क्या चीज? और ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पर देती है, सबसे कम सब्सिडी किस पर देती है? क्वेश्चन पूछता है, बनाया जाता है, आप लोगों को देख लीजिए। $35.56 लाख करोड़ रुपये। करोड़ रुपये हम देते हैं, इससे ज़्यादा लाख करोड़ रुपये हम नहीं, केवल करोड़ रुपये हम देते हैं। रुपया में देती है। ठीक है? ये 2022-23 का है ये। ठीक है? इतना सरकार ने क्या दिया आपको? सब्सिडी दी है। लेकिन इसके पहले 2021-22 में सरकार ने कितना दिया था? 48.78 लाख करोड़ रुपया दिया था। ठीक है? वो तो मैं बताया था कि उसमें आप जब ग्राफ पे जाओगे किसी क्लास में,
तो सब्सिडी कितना गवर्नमेंट दी तो उसमें परसेंटेज मैंने लिखा दिया था, वो किसी बच्चे से ले लीजिएगा, क्लियर है ना, उसमें मैंने बता दिया था। फिर उसको फिर मैं रिपीट कर दूँ कहीं। तो अब बताइए कि कितने परसेंट की कमी की है गवर्नमेंट ने। पहले क्या था 48.7 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट 22 में 35.56 लाख करोड़ रुपए कर दिए। 13.22%। इसमें कमी की गई है 21.1%। कमी की गई है। सत्ताईस % कमी की गई है, 21% बल्कि 27% की कमी की गई है। कभी कभी हमने भी पूछा कि पिछले वर्ष में कितने % या सब्सिडी में इस वर्ष कितने % की कमी की गई है, क्वेश्चन पूछ। भाई जब कुछ नहीं पता तो आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कुछ भी अगर कहीं से और छोट पता होता है तो एक अनुमान पर आप पहुंच जाते हैं कि हाँ इतना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो सकता है, ये सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो यही होगा। एक क्वेश्चन हल करने का तरीका ये भी होता है, ठीक है ना। तो अभी कहा जाए कि 27% की क्या की गई है, कमी की गई। 27.10% की आपके सब्सिडी में गवर्नमेंट ने करी है, मैं धीरे धीरे सब्सिडी क्या करूँगा, खत्म करूँगा। अब सब लोग आत्मनिर्भर बने, मैं किसी को अब नहीं दूंगा। सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है किस पर, सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पर दी जा रही है, देखिए खाद्य पहला नंबर पर, खाद्य मतलब, फिर यूरिया, तीसरा पोषण, चौथा LPG, इसका है 58.16%, यूरिया पर है 17.78%, पोषण पर है 11.81%, और LPG पर है 1.33%। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सरकार कितना सब्सिडी किस क्षेत्र में दे रही है। सर ये जो पेंशन वगैरह होती है वो भी सब्सिडी में आती है, तो उसका तो कोशिश में है सरकार एनकेस कर दी ना, तो पेंशन खत्म कर दी है ना, पेंशन है कहाँ है, जैसे जो वृद्धा पेंशन वगैरह, वो वृद्धा पेंशन अगर इसे सब्सिडी में आएगा वो हस्तांतरण बिल में आता है वो, ठीक है ना। इसलिए चारों मत आपने कर दिया, खाद्य मद में, यूरिया में, पोषण में और LPG पर कितने % का दे देंगे, ठीक है। अब लेकिन जो प्रमुख योजनाएं हैं, दो 2022-23 में प्रमुख योजनाओं पर या आवंटन, ठीक है। कभी कभी योजना पर पिलाने को आ जाता है किस योजना पर कितना व्यय, या कौन सी योजना पर नाम देगा, उसका कौन सी बताए जिस पर सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है, ठीक है ना। पहला लिख लीजिए PM किसान, PM किसान 68,000 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन दूसरा है, जल
जीवन मिशन, इसमें है 60,000 करोड़ रुपया। ठीक है। उसके बाद तीसरा मिशन है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। $39,553 करोड़ रुपया। चौथा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य $37,800। करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000। $19,000 करोड़ रुपया। ठीक है। फिर उसके बाद है पांचवा छठवां प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, $10,000 करोड़ रुपया। सातवां है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर सरकार सबसे कम दी है 6400 करोड़ रुपये। सरकार को क्या सबसे कम इसी पर देना चाहिए? बताइए। यहाँ पे 2022-23 के आंकड़े हैं सरकार किस योजनाओं पर कितना सड़क, मतलब इसके अलावा और भी योजनाएं हैं कृषि के विभाग है जिसकी दी गई है प्रमुख 7 योजनाओं। और ये आप ध्यान रखिएगा ये 7 योजनाओं को क्रम से याद कर लीजिएगा कि पहले योजना पर कौन है? प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके तहत क्या क्या दिया गया था? हर किसान को 6,000 रुपया दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन, हर घर हर जल। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए दिया गया था 41,553 करोड़ रुपये। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 37,800 करोड़ रुपये, ये आपके चौथे स्थान पर आएगा। फिर सड़कों को जोड़ने के लिए, ग्रामों को सड़कों को जोड़ने के लिए 19,000 करोड़ रुपया दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यानी जैसे मातृत्व शिक्षा सुरक्षा योजना होती है, आंगनबाड़ी के लिए जो महिलाओं को दी जाता है, गर्भवती महिलाओं को, उनके लिए जो सुरक्षा योजनाएं होती हैं और भी जो आकस्मिक सुरक्षा योजना होती हैं मातृत्व के लिए, वो सब के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें 6400 रुपया दिया गया है। क्लियर है इतना? अब बजट का जो वायदा है, अब इससे हम कहते हैं कि बजट खत्म हो गया। ठीक है। बजट के प्रमुख भागों में क्या क्या आपने पढ़ा है? आय और व्यय, उसकी नीतिगत सुधार क्या है,
प्राथमिकताएं कौन सी हैं? 4 प्राथमिकताएं हैं, ठीक है। उसके बाद कुल व्यय, कुल कितने घटक हैं वो सब मैंने बता दिया। कर का, टैक्स का, योजनाओं का सविता आपको बता दिया, ठीक है। अब हम समीक्षा में चलते हैं। बहुत तेज थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग। कितना समय है अभी? 7 मिनट। 7 मिनट का 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट है। भूख लग गई ज़्यादा? आर्थिक समीक्षा लिखिए। समीक्षा 2021 और 22। जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 21-22 के पूछ रहा हूँ। इतना सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार। 9.2 बताया था। हाँ? हमने 21-22 की जीडीपी की वृद्धि दर पूछी है, कितना हुआ था? 9.2 बताई थी और आपने 22-23 में अनुमानित बताई थी 8 से 8.5। कितना था? 9.2। यही तो बता यही तो बता रहे थे। कुछ लोग सब लोग अलग अलग बता रहे हैं ना। 21-22 के और यही जीडीपी का आपका 2022-23 में सेम चीज कितना हो जाएगा? 8 से 8.5%। ये हमेशा ध्यान रखो आप लोग, बार बार मैं दिखाया भी हूँ इसको। अगर ये कह दिया जाए ये तो भारत की वृद्धि दर है, ठीक है। अगर हम कहा जाए कि आईएमएफ की क्या मंशा है, आईएमएफ की, तो कितना है? हम 22-23 में तक चलेंगे। 21-22 में इसका है 9%। और 23-24 ये आपका आंकड़ा है 22-23 के लिए, ठीक है, आईएमएफ का, ठीक है। लेकिन आईएमएफ ने एक और आंकड़ा जारी किया है 23-24 का भी। 23-24 का आईएमएफ के द्वारा ये कितना है? 7%। कितना है? 7.1 या 1% कर लीजिए, 7.1 या 7%, याद रखिए 7% है, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है वृद्धि दर? 8.7%। 8.7%। 21-22 के कि 22-23 के? है किस सन की है सर? 22-23। ठीक है। उसके बाद एक और लिखिए जल्दी से, एडीबी 22-23 में ही रहेगा। इसकी विकास दर कितनी होगी? इन्होंने अनुमान किया कि भारत की विकास दर कितनी हो सकती है? 7.5%। इतनी विकास दर है, आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछेगा अलग अलग। आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है कि अगर वर्ल्ड बैंक की अगर कहा जाए कि आर्थिक विकास दर कितनी होगी भारत की, तो 8.7, तब 9% नहीं कहोगे, 9.2, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि आईएमएफ के द्वारा विकास दर कितनी होगी, तो 9% होगी। कौन सी?
वास्तविक वृद्धि दर। कौन सी होगी वृद्धि दर? वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा विकास दर कितनी होगी? 7.5%, ठीक है। इतनी वृद्धि दर हो गई। और हम लोन भी कहाँ से लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, IMF से लेते हैं और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए एक लाइन। IMF के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों तक विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। उभरती या उदीयमान अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था होगी। इसके बाद आप लिख लीजिए कृषि, उद्योग, सेवा की वृद्धि दर कितनी रही है? कृषि की का अब लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आगे चले हम। कृषि की वृद्धि दर कितनी है? 3.9% या 4%। क्वेश्चन में सीधे 4% पूछ सकता है, 3.9%। उद्योग के क्षेत्र में कितना है? 11.8%। तो इसको 12% भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसको 12%। और सेवा क्षेत्र में 8.2%। इसको आप 8% भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? बता दूं? अच्छा, ये कहा जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? विदेशी मुद्रा भंडार 634। कितना? क्या कहा जाए इसको? डॉलर में कितना होगा? अगर डॉलर में कहेंगे तो कितना होगा और रुपए में कहेंगे तो कितना कहते हैं? डॉलर में कहेंगे तो कितना कहेंगे? इसको इतना बिलियन डॉलर, बिलियन US डॉलर या 634 खरब, ठीक है। जो हमारे देश की आयात का ये भरण पोषण करेगा 13 माह, ठीक है, एडवांस में। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब यह हो गया कि आपके फॉरेन रिजर्व करेंसी इतनी आपके पास है कि आप विश्व की कोई भी चीज़ कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं। और आपके पास जितना आप आयात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है और भी सब चीज़ें खरीदते हैं, उसके भुगतान के लिए आपके पास इतनी करेंसी रिजर्व है। जैसे कहा जाए कि आपके पास 1 लाख रुपया अतिरिक्त में है ना, तो आप उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं।
किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। अगर ये कहा जाए विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। तो प्रथम 3 स्थान पर कौन कौन है? चीन, जापान और तीसरा है स्विट्जरलैंड। तीनों लिख लीजिएगा, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में। और भारत चौथे स्थान पर है 634 के हिसाब से। यूएसए सबसे ऊपर ही है। फॉरेन रिजर्व के मामले में इस समय सबसे ज़्यादा चाइना रखता है ना। उसके बाद क्या है? जापान है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद भारत है, तो उसके बाद अब कौन सा स्थान है? ये कई देश हैं, उसमें हम अभी क्लियर नहीं बता सकते कि हाँ इसी स्थान पर भारत मिलता है, लेकिन वो नीचे है। हमको अपने भारत को जानना था कि भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। भारत जब आप लोग कहीं देखेंगे पढ़ेंगे आएगा तो बता देंगे, है ना। फिर आगे चलो। एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछता है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन कौन है? राज्य स्टेट आपको सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। हाँ, और उसके बाद गोवा, सिक्किम, हरियाणा लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। गोवा, सिक्किम, हरियाणा। गोवा, सिक्किम, हरियाणा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य 3, गोवा, सिक्किम, हरियाणा। देखिए, भारत का कुल व्यापारिक निर्यात, बस कोई 10 करके ऐसे लिखते चल जाइए। भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 21-22 के दौरान 49.7% वृद्धि के साथ 49.7% वृद्धि के साथ 301.4 बिलियन US डॉलर है। सबसे अधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का रहा, जो 14.9% है। अच्छा, फटाफट लिखिए। निर्यात सबसे अधिक किसको किसको आप करते हैं वो लिखिए। निर्यात सबसे अधिक किसको करते हैं आप? पहला पॉइंट लिखिए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे पॉइंट पर है यूएई, उसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे स्थान पर है चीन,
चौथे स्थान पर बांग्लादेश, हांगकांग, इसके आगे लिखते जाइए, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड। अब देखिए आयात, सबसे ज्यादा आयात आप कहाँ से करते हैं? चीन से। दूसरे स्थान पर यूएई से करते हैं, और तीसरे स्थान पर यूएसए से करते हैं। ठीक है, आयात का प्रतिशत है 68.9%। अगर इसको हम मात्रा में देखें तो 439.8 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इतना हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। इसके साथ ही साथ कहा जाए कर्ज कितना है भारत का, विदेशी कर्ज। ये भी तो भाई आप सब कुछ पढ़े तो कर्ज भी तो जाना चाहिए। कर्ज कितना है? 593.1 बिलियन डॉलर, बिलियन US डॉलर। ठीक है, या इतना खर्च है। ठीक है, अगर ये कहा जाए अगर सर्वाधिक FDI किस क्षेत्र के द्वारा आती है? FDI कितना है? FDI 54.1%, 54.1%। और सबसे ज्यादा योगदान किसका है FDI में? कंप्यूटर और हार्डवेयर। कितना है? 7.1%। ठीक है, इसके साथ तेजी से जल्दी से लिखिए, क्योंकि बार-बार सर्वाधिक निर्यात की वस्तु, सर्वाधिक निर्यात की वस्तु, सर्वाधिक निर्यात चावल करते हैं आप। देखिए सर्वाधिक निर्यात वस्तु, पहला पॉइंट पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद 14.9 यानी 15%। मोती कीमती पत्थर, दूसरा मोती कीमती पत्थर बताएंगे अभी आपको। पहले लिख दीजिए, फिर क्यों डिस्कस करें तो फिर छूट जाएगा। 6.8% लोहा और इस्पात, लोहा और इस्पात 6%। ड्रग एंड फार्मूलेशन, चौथा है ड्रग एवं फार्मूलेशन एवं बायोलॉजिकल
इसका है 4.7%, 4.7%। स्वर्ण एवं कीमती आभूषण, स्वर्ण एवं आभूषण 2.8%। ठीक है, हो गया फटाफट। तो लिखिए आयात वस्तु, सर्वाधिक आयात वस्तु, आयात वस्तु लिखिए पहला पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड 19.2%, 19.2%। स्वर्ण स्वर्ण 8.7%। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद 6.3। क्रूड और उत्पाद में अंतर समझ में आना चाहिए आप लोग को। क्रूड क्या मतलब कच्चा तेल है, ठीक है। उत्पाद का मतलब रिफाइंड पेट्रोलियम, रिफाइंड तेल। भारत सबसे अधिक रिफाइंड कर रहा है वर्तमान में, ठीक है ना। पुराना करता है, फिर रिफाइंड करता है, फिर निर्यात कर देता है। आयात भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। फिर मोती कीमती पत्थर, मोती कीमती पत्थर 5%। कोयला, कोक और ब्रिकेट्स, कोयला, कोक, ब्रिकेट्स 4.9%। हो गया, क्लियर है? डाउन। सर ये ब्रिकेट्स क्या है? ब्रिकेट्स कोयले के जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, बिस्किट टाइप नहीं होते हैं, वो उसको बोलते हैं क्या, वो वैल्यू मतलब वो क्या बोलते हैं, एरिया का जो मिलान होता है उसको वो बोलते हैं, ठीक है ना। वो अरे क्या बोलते हैं, बैगन, क्रिकेट में बैगन कैसे क्या है ना। प्रमुख फसल उत्पादन 1.10 लाख। बहुत ज्यादा लगे क्या? चलो फटाफट लिखो। खाद्यान्न, खाद्यान्न 3.8, ये मिलियन टन में रहेगा, मिलियन टन में, ठीक है। 308.6 मिलियन टन। तिलहन, तिलहन 36 मिलियन टन। गन्ना 399 3 मिलियन टन। कपास 35.4 मिलियन टन। जूट एवं मेस्ता 9.6 मिलियन टन।
उसके बाद आयात देखिए होते हैं कि निर्यात होते हैं ये सब जो आपने अभी क्या चीज़, खाद्यान्न वगैरह? खाद्यान्न आयात भी होते हैं, निर्यात भी होते हैं, उत्पादन होते हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि हमारे देश में वन कितने % हैं? वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? हाँ, कितने % है? लगभग हर साल लगभग कहीं कहीं पूछता है। हर 2 वर्ष में आती है इसकी, हाँ, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। 24%। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। होना कितना चाहिए? कितना होना चाहिए? 37%। 2010 से 20 तक कितने % की वृद्धि हो रही थी कंटिन्यू वनों में? 2%। विश्व में कौन सा स्थान हमारे वन आच्छादित क्षेत्र में? क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, क्या बोलो? हाँ, क्या चीज? दूसरा स्थान है। ठीक है, क्या बोले? टाइम हो गया, ज़्यादा भूख लगी है, नहीं से लास्ट लगना। चलो ठीक है, इतना मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप लोग को आना। लेकिन ये है कि क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपके टेस्ट में तो 100% करके आना चाहिए आप लोग। ये फिर न कहिए कि सर ये गलत हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना? मुख्य चीज़ मैंने आपके क्या बजट और सर्वे का, ये दोनों का जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से है, मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, बाकी और कुछ छूटा होगा तो बाद में हम देख लिया जाएगा। ठीक है, आज आप लोग क्लास अच्छी ठीक ठाक चली है? कुछ ज्ञान भी हुआ कि नहीं?